हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट वायरल पेपर को हम देखने वाले हैं जो फिजिक्स का होगा। फिजिक्स का एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ चुका है, इसीलिए के लिए हम न्यू पैटर्न पे आधारित भौतिक विज्ञान का एक पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अब केवल देखने से कुछ नहीं होगा दोस्त, जब तक आप कॉपी पेन लेकर ना बैठे, ठीक है ना। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। देखिए इतना बेसिक बात है, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हम आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे मैं थोड़ा सा कलर चूज कर लूं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है जी। तो यहां पे हम 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हम भौतिक विज्ञान का पेपर कराने वाले हैं, ठीक है ना। 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र पूछा जाता है, 3 घंटे 15 मिनट का आपका प्रश्न पत्र होता है। निर्देशांक यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है जी? न्यूटन प्रति कूलाम होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है, या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है आप याद रखेंगे वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो ऑप्शन आपका जो दूसरा है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v है। तो यदि उस धातु को 2 गुना त्रिज्या के तार में धारा I2 हो तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। मतलब यहाँ पे अपवाह वेग हमसे पूछा जा रहा है, जब कह रहा है कि इस चालक में I धारा प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यदि v है, यदि I धारा प्रवाहित करते हैं तो उस समय पर v है, तो उसी धातु को 2 गुना त्रिज्या के तार में 2I धारा प्रवाहित किया जाए तो उसका अपवाह वेग क्या होगा। तो याद रखेंगे उसका जो अपवाह वेग होता है वो क्या हो जाएगा, v/2 हो जाएगा, अनुगमन वेग का आधा हो जाएगा। तो v/2 ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे डबल स्लैश कर दिया गया, ये नहीं, मतलब v/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसको मैं ऊपर कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है क्वेश्चन, क्या आता है जी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप याद रखेंगे, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर होता है। क्या होता है जी, वेबर प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं ना, वेबर प्रति मीटर कैसे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ना होगा, सॉरी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे हमारा कह रहा है कि आवेश Q को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर वेग से गति कर रहा है, तो आवेश पर लगने वाला बल का मान होगा। यदि देखिए एक समान यदि चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र B है और इसमें कोई आवेशित कण है जो v वेग से गति कर रहा है, कोई आवेशित कण है जो इस प्रकार v वेग से गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे उस पर लगने वाला बल, यदि चुंबकीय क्षेत्र, देखिए यहाँ पे बल का मान क्या होता है, QV sin थीटा होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा कह दिया समांतर होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, समांतर है, तो साइन की जगह पर 0 रखेंगे और साइन का 0 का मान होता है 0। तो 0 अगर 1 में गुणा होगा, इस QVB में गुणा होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, मतलब F का मान आ जाएगा 0। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। अब चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर है, ठीक है, या हमारा एम्पियर मीटर स्क्वायर है, या वेबर मीटर स्क्वायर है, या हेनरी है। तो आप याद रखेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अंतिम हमारा आता है स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी के समतुल्य है। मतलब स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, हेनरी किसके समतुल्य है ये पूछा जा रहा है। तो एक तो आप याद रखेंगे स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, हेनरी बराबर याद रखेंगे आप होता है वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर होता है। तो ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा सबसे पहले 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देखा। अब यहां से अब हमारे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले एक एक नंबर वाले 6 ऑब्जेक्ट मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं।
सबसे पहला विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए इस प्रकार। फिर से एम्पीयर का परिपथीय नियम, तीसरा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चौथा है कला संबंध स्रोत, पांचवा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, छठा है अर्धचालक। चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वैद्युत विभव समझते हैं। वैद्युत विभव यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का अगर मैं कहूं, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो देखिए विद्युत विभव V होता है W/Q होता है, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है जहां पर ये W क्या है? कार्य है, W क्या है? कार्य है, और Q क्या है? आवेश है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और ये V क्या है? यही है विद्युत विभव। तो यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि एक समान ये विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो यदि एक समान विद्युत क्षेत्र है तो एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धन आवेश है, एकांक धन आवेश है, और ये कहां पर है? अनंत पर है, अनंत पर है। और ये क्या है? एकांक धन आवेश है। तो यहां पे हमें ये कहा जाता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वही बात लिखा गया है कि एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। उसके बाद ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे, ठीक है। मतलब क्या लिख लेंगे? V=W/Q, तो ये आप लिख लेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक एक तो होता है वोल्ट, और दूसरा यहां से हम कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम। ठीक है। राशि कौन सी होती है? तो ये याद रखेंगे, अदिश राशि होती है, अदिश राशि। और एक इसका विमीय सूत्र आप याद रखेंगे, वो क्या होता है जी? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ML2T-3A-1 होता है। ये इसका विमीय सूत्र याद रखेंगे। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए होंगे ना। चलिए जी, ये अब मैं इरेज कर दे रहा हूं इसको। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा आता है एम्पीयर का परिपथीय नियम। चलिए जी, एम्पीयर का परिपथीय नियम भी हम समझ लेते हैं। चलिए, एम्पीयर का परिपथीय नियम यहां पे हमने लिखा हुआ है, एम्पीयर का परिपथीय नियम। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, सभी को नोट डाउन कीजिएगा। एम्पीयर का परिपथीय नियम, एम्पीयर के परिपथीय नियम में हमें ये बात बताया गया कि कोई भी चालक तार है, यदि इसमें हमने I धारा प्रवाहित कर दिया, तो कोई भी चालक तार में यदि धारा हम प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये चारों ओर, इसके ओर चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र r दूरी पर, मतलब r दूरी पर एक यहाँ पर, r दूरी पर एक यहाँ पर एक अल्पांश पृष्ठ है, जो है अल्पांश बिंदु है dl, और इसी dl बिंदु पर ना हमें चुंबकीय क्षेत्र जो B का हमें गणना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्पीयर का परिपथीय नियम में हमें ये फॉर्मूला बताया जाता है कि समाकलन BdL = μ0 × I, ये हमें बताया जाता है जी, ठीक है। देख लीजिए, ये हमें बताया जाता है। क्या बात बताया गया कि किसी धारावाही चालक, ध्यान से आप समझेंगे, कहा जा रहा है ये कि कहा यह जाता है एम्पीयर के परिपथीय नियम में कि किसी धारावाही चालक, ये चालक में धारा प्रवाहित किया गया है, तो एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण, मतलब किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित धारा के μ0 गुना होता है। यही तो बात हमसे कहा जा रहा है। ध्यान से अगर आप समझें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि एक धारावाही चालक है, इसके कारण बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र के एक अल्पांश बिंदु है जो है dl, अल्पांश बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो हम यही कह रहे हैं कि एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार
किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आपको यही बात हमने लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है, मतलब म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है ना। तो आप इतना लिखने के बाद ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे, ये फिगर को आप नीचे इसमें बना लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है जी, अच्छी बात है। चलिए इरेज कर देते हैं। अगला आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब चलिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को भी हम जान लेते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया है, चलिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां पे कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई एक ध्रुव, ठीक है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह रहा है ना, तो चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण समझिएगा, ये एक सपोज दैट ये एक चुंबक है, ठीक है ना, जिसका ध्रुव है N और S, जिसके बीच अल्पांश दूरी क्या है 2L है। ठीक है ना, इसके बीच की दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है जो है 2L। तो यहाँ पे दो ध्रुव है, एक है N एक है S। तो यहाँ पे कह रहा है दोनों ध्रुवों में से कोई भी एक ध्रुव, दोनों ध्रुवों में से कोई भी एक ध्रुव, ठीक है, चाहे ध्रुव को ना जैसे हम M से ही दर्शाते हैं, चाहे N ले चाहे S ले, तो चुंबकीय द्विध्रुव, इसी को, ये टोटल को हम क्या कहते हैं, इस टोटल को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना। मतलब ये अल्पांश m है, ठीक है ना, मतलब अल्फा लेटर वाला m है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर हम इसको अच्छे से करें तो ये हमारा क्या हो जाता है, m इक्वल टू 2 स्मॉल m कैपिटल M, तो ये हमारा हो जाता जी। ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। m यहाँ पे क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ये 2m क्या है, m दोनों ध्रुवों में से कोई भी एक ध्रुव है, L 2L क्या है, दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी है। ठीक है ना। तो आप परिभाषा बोल देंगे, चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आशा करता हूं कि इतनी बात आप बोल देंगे। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा इतना, इसके बाद आप याद रखेंगे कि इसका मात्रक पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। इसका मात्रक आप याद रखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और ये कौन सी राशि होती है, तो ये आप याद रखेंगे अदिश राशि होती है। ठीक है। और इसका बीमीय सूत्र याद रखेंगे m0 L2 T0 और A1 होता है। ठीक है ना। तो ये आप बीमीय सूत्र भी याद रखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए ले लिए होंगे ना, बेहतर बात है जी। नेक्स्ट हमारा घड़ी का क्वेश्चन था कला संबंध स्रोत। ठीक है ना, घड़ी का जो क्वेश्चन था वो कला संबंध स्रोत था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कला संबंध स्रोत। ठीक है, अब ठीक है। कला संबंध स्रोत क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए कला संबंध स्रोत क्या है कि दो स्रोतों, मतलब ऐसा दो स्रोत जिनके बीच का कलांतर सदैव नियत होता है, उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं। मतलब दो स्रोत हैं, एक ये है एक ये है, ये दो स्रोत हैं। तो दो स्रोत हैं ये, एक ये है एक ये है। तो दो स्रोतों के बीच, ठीक है ना, मतलब दो स्रोतों के बीच का कलांतर, इनके बीच का जो कलांतर होता है, दो स्रोतों के बीच का कलांतर सदैव क्या होता है जी, सदैव क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना।
मतलब दो स्रोतों के बीच का कालांतर नियत हो तो उसी को हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अगला हमारा इसी में पूछा गया था अंग क्वेश्चन। ठीक है, अंग क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अंग क्वेश्चन था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है। तो यहाँ पे कहा गया है जब किसी धातु पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये एक धातु का सतह है, ठीक है ना। तो ये एक धातु की सतह है। हम जानते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे इस प्रकार। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को हम इस पर आपतित कराएंगे, जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति ठीक है ना, जब किसी धातु की सतह पर, ये क्या है? धातु की सतह है, धातु की सतह है। तो जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो इस धातु की सतह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित होने लगते हैं, उत्सर्जित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलने लगते हैं। तो इस संपूर्ण घटना को ही ना हम क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो आप परिभाषा नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं जी कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस संपूर्ण घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए जी, इतना समझ गए। अगला आता है अर्धचालक। अब अर्धचालक क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो देखिए लीजिए, अर्धचालक यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा ठोस पदार्थ, मतलब ऐसा ठोस पदार्थ जिसकी चालकता, विद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। मतलब ऐसा ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता है वो चालकों से तो कम होगी परंतु अचालकों से अधिक होगी, उसे अर्धचालक कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा ठोस पदार्थ जो विभिन्न परिस्थितियों में कभी चालक के भांति और कभी अचालक के भांति व्यवहार करता है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो चालक और अचालक के भांति व्यवहार करता है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। मतलब ताप बढ़ाएंगे ना तो वो चालक के भांति व्यवहार करने लगेगा, ताप घटा देंगे तो अचालक के भांति व्यवहार करने लगेगा। इस तरीके से होता है जी अर्धचालक। जैसे कि जर्मेनियम, एग्जाम्पल से आप याद रखेंगे जर्मेनियम, ठीक है ना। तो ये जर्मेनियम क्या है, उसका एग्जाम्पल अच्छा तरीके से हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये जो 6 हमने यहाँ पे क्वेश्चन ये बताया है, ये 6 आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है, थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अब मिलेंगे। देखिए तीसरा के को यहाँ पे कह रहा है कि 1.5 × 10⁻⁻13 कूलाम के आवेश पर 2.5 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आप नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल सा तो है न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल एक ऐसा चीज है ना जो हम कितना भी पढ़ा दें या कोई कितना भी पढ़ा दे उससे नहीं होने वाला जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना करें। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको कह दे रहा हूं, आप निर्भर रहिएगा। न्यूमेरिकल पे आप हम पे नहीं निर्भर रहना है, न्यूमेरिकल पे आप स्वयं अपने आप पर निर्भर रहिए और स्वयं आप मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल याद रखिएगा, एग्जाम के बाद नहीं कुछ कहना है दोस्त। न्यूमेरिकल अगर नहीं तैयार कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार। बहुत न्यूमेरिकल हमने करा दिया है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम न्यूमेरिकल पे वीडियो लाएं, फिर से एक बार और हम ला दें, बट फिर भी मैं कहूंगा न्यूमेरिकल के लिए आप स्वयं पर निर्भर हैं, याद रखिएगा। यहां पे देखिए सबसे पहली बात, इतना कूलाम आवेश कह रहा है। देखिए सबसे पहले मान ये किसका दिया है, तो कूलाम अंत में कह रहा है, इसका मतलब Q का मान ये हमें दिया है 1. दिया है जी, Q का मान दिया है 1.5 × 10⁻⁻13 कूलाम दिया है। तो एक तो हमें ये मान दे दिया, एक हमें इतना न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, तो F का मान हमें दे दिया है 2.25 न्यूटन। तो ये हमें दो चीजों का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है जी। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है E = F/Q, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो F का वैल्यू यहां से हम पुट अप यहां पे रख देंगे और Q का वैल्यू यहां पे रख देंगे। दोनों का जब वैल्यू रख के हल करेंगे निकल नहीं जाएगा,
आसानी से निकल जाएगा। तो आप गुणा भाग तो आना ही चाहिए, हमने आपको मार्गदर्शन कर दिया, दिखा दिया है कैसे आपको करना है। कर लेंगे ना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। प्रैक्टिस तो आपको ही करना है दोस्त, ये आप याद रखिएगा, प्रैक्टिस करने के लिए मैं छोड़ रहा हूं उसको। अगला आता है ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं जी। देखिए यहां पे ही हमने लिखा हुआ है ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं? ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा परिपथ जो क्या करेगा, जो ओम के नियम का पालन करेगा, ठीक है, अनुसरण करेगा, उसको मानेगा, उसे ओमीय परिपथ कहेंगे। और इस ओमीय परिपथ में ही उत्पन्न जो प्रतिरोध है उसे हम ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। तो वही लिखा गया, ओमीय परिपथ कहते हैं तथा उस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। उस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए होंगे, नॉर्मल सा है जी। अगला था अनओमीय परिपथ, अनओमीय प्रतिरोध। तो आप क्या कहेंगे? ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उसे हम अनओमीय परिपथ कहते हैं तथा उस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे जी, अच्छी बात है। अगला आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो यहां पे लिखा गया है कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पीयर मीटर स्क्वायर होता है। अभी हमने ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कराया है जिसमें मैंने बताया है कैपिटल M = 2Lm, ठीक है ना, या हमने ऐसे बताया है कि कैपिटल M = 2ml, ठीक है ना, ये हमने बताया है, अभी तो हमने बताया है। तो ये अभी हमने बता दिया है, ये लगता है डबल क्वेश्चन टाइपिंग में कर दिया गया है। अगला आता है चुंबक का परमाणुिक मॉडल। अब ये क्या है समझिएगा। देखिए यहाँ पे हम इतनी बात जानते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है, समझिएगा, प्रत्येक पदार्थ होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और जब उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम परमाणु कहते हैं या अणु भी कहते हैं। अणु भी बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब मोस्टली प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। अब परमाणु जो होता है, ये मान लेते हैं परमाणु है, तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है जी? परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। और नाभिक में क्या क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं, नाभिक में न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्लस प्रोटॉन भी होते हैं। और नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है तो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर इस प्रकार वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें क्या घूमते हैं जी? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते रहते हैं इस प्रकार, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस प्रकार गति करते हुए रहते हैं, ठीक है। आशा करता हूं इतनी बात समझ गए हैं। तो हमने क्या बताया कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं तथा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वृत्ताकार गति करते हैं। तो इनके वृत्ताकार गति करने के कारण ही क्या उत्पन्न होता है? इनके वृत्ताकार गति करने के कारण ही क्या उत्पन्न होता है? याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब है कि अर्थात चुंबकत्व उत्पन्न होता है। समझ में आ गया आपको? तब एक बार और सुन लीजिए आप यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि चुंबक के परमाणुिक मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति करते हैं, ठीक है।
उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों के वृत्ताकार गति करने के कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात चुंबकत्व उत्पन्न होता है। यही बात है चुंबक का परमाणुक मॉडल। देखिए इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा कर ऐसे ही कहा गया है कि इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। ठीक है ना, अणु बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो डायरेक्ट हमने परमाणु कह दिया है, उससे पहले अणु भी आते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। देखिए परमाणु है तो उसके केंद्र में नाभिक है तथा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कक्षाओं में गति करते हैं, गति कर ही रहे हैं, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के गति के दौरान चुंबकत्व उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बेहतर जी, आशा करता हूं कि सब कुछ रटना कुछ नहीं पड़ रहा होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए आप सभी को। चलिए अब देखिए, अब यहां से मैं आपको कह रहा हूं कि यहां से आपका कर्तव्य है करना। ठीक है ना, अब लॉन्ग टाइप सब क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को, अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। चुंबकीय विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। विद्युत फ्लक्स हमने बताया है कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना, मैं इसको एक आपको बता भी दे रहा हूं। चलिए, विद्युत फ्लक्स पहले हमें से पूछा गया, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। कोई ये आवेश है, कोई एक बड़ा सा पिंड है, सपोर्ट है, एक बड़ा सा पिंड है जिस पर ये मान लेते हैं, जिस पर क्या है, जिस पर ये आवेश है। तो जब आवेश है तो जाहिर सी बात है इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी भी, आएंगी और जाएंगी भी। तो यहाँ से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार निकल रही हैं और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश भी कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमसे कहा जाता है कि जो विद्युत बल रेखाएं, ये यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया जाता है कि जो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत होंगी, जो विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर क्या होंगी, लंबवत होंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो केवल उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या हम कहेंगे जी, कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने और जाने वाले, किसी आवेशित पिंड के लंबवत, दिख रहे हैं ना, लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको फाई ई से दर्शाते हैं। फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए इतना आप समझ गए ना। अगला, अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूं, देखिए बहुत बार हमने बताया, ये आपको बताना है कि इसका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है। कमेंट सेक्शन में प्रत्येक स्टूडेंटों को बताना है, ठीक है, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट इनको याद भी हो जाएगा। और देखते हैं किनको किनको याद है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 6 नंबर के पूछे जाते हैं ना, इसीलिए। अगला कह रहा है, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को समझाइए तथा अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध बताइए। इसको पढ़िएगा, हमने कराया हुआ है। आप कैसे करेंगे, अनुगमन वेग ब्रदर से लिखेंगे, वीडियो मिल जाएगा। फिर से इसको पढ़ना है तो अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध बताइए। केवल लिखेंगे अनुगमन वेग और धारा, विद्युत धारा में संबंध ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। इस तरीके से सर्च कीजिएगा। ये बताइए, न्यूमेरिकल कह दिया कि इतने कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव इतना वोल्ट प्रति मीटर की एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर झुका है, तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ठीक है। देखिए कितना आसान सा ये दिया हुआ है, कूलम इंटू मीटर दे दिया है, ठीक है, अब वोल्ट इंटू मीटर दे दिया है।
अच्छा मैं आपको बताऊं, ये किसका वैल्यू दिया है, इतना आप बता सकते हैं। इतना कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का द्विध्रुव आघूर्ण इतने वोल्ट मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में इतना डिग्री पर झुका हुआ है। देखिए ये हमारा जो है ना, ये द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P का मान दे दिया है 2 × 10⁻⁸, ये P का मान दिया है। यहाँ पे ये जो है वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो E का मान दे दिया है 2 × 10⁵ इतना दे दिया। और यहाँ पे कह रहा है 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, मतलब थीटा का मान दे दिया है 30 डिग्री। और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U = क्या होता है, PE sin थीटा, ये होता है जी। और कार्यरत बल युग्म आघूर्ण टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का PE cos थीटा होता है ना, PE cos थीटा होता है, और टाउ का होता है PE sin थीटा। तो यही तो दोनों पर, ये बताइए यहाँ पे पुट अप आप नहीं कर सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूला हमने बता दिया। इस फॉर्मूले पर रखेंगे, P का मान दे ही दिया, E का मान दे दिया, थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखकर अब सॉल्व करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। फिर से PE और थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखकर सॉल्व करेंगे तो बल युग्म आघूर्ण निकल जाएगा। नॉर्मल सा तो है, समझ में केवल आनी चाहिए आपको। अगला आता है चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसको पढ़ लीजिएगा। लिखिएगा चुंबकशीलता, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा। आपेक्षिक चुंबकशीलता, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा। इस तरीके से सर्च करके पढ़ लीजिएगा। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन को समझाइए। नाभिकीय संलयन का मतलब, जब नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन, जब एक भारी नाभिक लगभग 2 बराबर हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सब हमने कराया हुआ है, ठीक है ना। तो इन सभी को आपको करना है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है भले ही, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको डिटेल में पढ़ें। और उसके लिए आप या तो इसको देख रहे हैं या आपको मिलने वाला है, या हो सकता है आपको प्रोवाइड कर दिया गया होगा संपूर्ण किताब के जो परिभाषाएं हैं उसको पढ़ लीजिए। एक वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, संपूर्ण परिभाषा का लिंक में दे दूंगा। फिर से संपूर्ण किताब के जो इंपॉर्टेंट नियम है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, और संपूर्ण किताब के इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है उसका भी लिंक हम दे रहे हैं। तो इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 3 मात्र वीडियो में कह रहा हूं, देख लीजिए, पूरी केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे आपका। पर बात यह है कि यदि आप पढ़ पाते हैं कितना और कितना नहीं, ये तो आपके ऊपर निर्भर है दोस्त, ठीक है। अगला यहां पे देखिए, लारेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। लिखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा हमारा। अगला लिखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र की स्थापना कीजिए। लिखिए अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव, ब्रदर सर सर्च कर लीजिए, वीडियो मिल जाएगा। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ब्रदर सर इतना लिखकर सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, 2 नियम होते हैं। लिखिए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा। या इसी को हमने नियम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है संपूर्ण किताब के नियम का, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। या यहाँ पे देखिए 5 नंबर का यह पूछा गया है, समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है 5 नंबर में, ठीक है। तो या तो आप लिख दीजिए समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेरिवेशन का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करेंगे, डेरिवेशन मिलेगा, वहां से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि विद्युत परिपथ का किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। अब किरचॉफ का नियम क्या होता है, तो लिखिए किरचॉफ का नियम, ब्रदर सर यूट्यूब पर सर्च करेंगे इस तरीके से लिखकर, वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संपूर्ण किताब के नियम का वीडियो है, वहां से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। सब ये नियम हमने उसमें बता दिया है। अगला आता है गॉस प्रमेय, ये भी नियम ही आता है, तो इसको पढ़ लीजिए, गॉस का नियम और गॉस के ये अनुप्रयोग है, तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मात्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक है, उस पर क्लिक करके वो तीनों वीडियो बस देख लीजिए, ठीक है, उसमें सब ये मिल जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का रेखा चित्र, आप इतना लिखिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ब्रदर सर वीडियो मिलेगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अगला आता है प्रवर्तन क्षमता,
प्रवर्धन क्या होता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फिर से न्यूमेरिकल है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अथवा में यहाँ पे देख लीजिए, अथवा में यहाँ पे हमसे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने डेरिवेशन में ही पहले कराया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेरिवेशन का लिंक है, आप जाकर क्लिक करके पढ़ लीजिए। प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध, इसको पढ़ लीजिए। ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर जो है ना, ये हमने डेरिवेशन में ये इसको हमने कराया हुआ है, तो उस डेरिवेशन को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये सब कुछ हमने पहले करा ही दिया है, और तो मैं यही कहूंगा कि इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूं। 3 वीडियो का लिंक दूंगा, परिभाषा का, नियम का, डेरिवेशन का, उसको पढ़ाई कर लीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे जितने भी मटेरियल होंगे उसका प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको बेहतर तरीके से फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का और इंग्लिश की भी तैयारी आपको कराई जाएगी। एग्जाम है आपका भी, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।